हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन की जीवनी के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इनके जो भी विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं उसमें हम लोग अव्यक्त व्यक्त प्रकार क्या हैं, इनकी प्रकार्यात्मक अवधारणा क्या रही है, पार्सन्स से मर्टन किस प्रकार से डिफरेंट नज़र आते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेके, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग इनके संदर्भ समूह का सिद्धांत जो है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अगर मर्टन का नाम आता है तो संदर्भ समूह का सिद्धांत जरूर आता है। रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो आखिर में संदर्भ समूह होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। इसके साथ ही और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा। संदर्भ समूह आखिर में होता क्या है, इसे कहते क्या हैं, तो संदर्भ समूह आखिर में किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह हम सभी को पता है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए कुछ संबंधों के बीच रहना पड़ता है। संबंधों का ताना बाना ही समूह कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उससे और भी विभिन्न लोगों के संबंध बनते हैं और इन्हीं संबंधों का जो ताना बाना होता है इसी को हम समूह कहते हैं। तो ये तो बात हो गई समूह की। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई एक विद्यार्थी है तो उस विद्यार्थी का अपना अस्तित्व क्या है, आखिर में वो विद्यार्थी क्या है। तो अगर ये देखें कि विद्यार्थी कोई बालक है, वो विद्यालय में विद्यार्थी है, ना कि परिवार के बीच में विद्यार्थी है। विद्यालय में इसलिए विद्यार्थी है क्योंकि वो उसका अन्य विद्यार्थियों से संबंध है, शिक्षक से संबंध है। तो इस प्रकार से उसकी जो आचरण करने के, व्यवहार करने की जो अपेक्षाएं होती हैं वो एक विद्यार्थी की तरह ही होती हैं, चाहे वो दूसरे विद्यार्थी हों या फिर शिक्षक हों या फिर वहाँ के प्रधानाचार्य हों। वो उस विद्यार्थी से अपेक्षा करते हैं कि हाँ, ये अच्छे से आया है विद्यालय में तो पढ़ेगा और एक डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, अनुशासन मेंटेन करेगा और अपना कुछ इस तरीके की जो भी रोल होते हैं एक विद्यार्थी से संबंधित, जो उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं उसको वो निर्वाह करेगा। तो इस प्रकार से वो एक विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन वही बालक जब परिवार में आ जाता है, घर वापस आता है, तो वो विद्यार्थी नहीं रहता है बल्कि वो उस घर का एक बच्चा होता है और उस बच्चे का अपना अस्तित्व देखें। यहीं पे मैं दूसरा एग्जाम्पल इससे जोड़ रही हूँ, परिवार को रेफरेंस लेके, कि बच्चे का परिवार में आखिर में क्या अस्तित्व है। तो बच्चे के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, इन सब से मिला के उस बच्चे का अस्तित्व है। अगर इन सब को साइड कर दिया जाए, आप लोग एक कल्पना कीजिए कि इन सारे रिश्तों को हमने छोड़ दिया, दूर कर दिया, तो क्या हमारा कोई अस्तित्व है? नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि इन रिश्तों की वजह से ही हमारा अपना खुद का अस्तित्व है। तो पार्सन्स की ये धारणा थी कि मनुष्य चूँकि एक सामाजिक प्राणी है तो वो जो है समाज में रहता है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनसे अलग अलग तरीके के संबंध बनते हैं और इन्हीं संबंधों का जो ताना बाना है उसी से एक ग्रुप फॉर्म होता है या एक समूह का निर्माण होता है या फिर इसी को समूह कहते हैं। व्यक्ति कुछ संबंधों के बीच रहते हैं और जिस समूह से वे संबंधित हैं उनकी अपेक्षाओं को उनकी सहमति प्राप्त होती है। तो जिस भी अगर मान लेते हैं कि परिवार के हम सदस्य हैं और परिवार के सदस्य ही हमारे संदर्भ समूह हैं, या ये बोलें कि हाँ, संदर्भ समूह मान लेते हैं, तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जो परिवार की विचारधारा है, जिस प्रकार से परिवार के विचार आगे को बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों की जीवन शैली है उस परिवार के, तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हमारी भी वैसी ही होनी चाहिए। सच्चाई यह है कि जिस समूह से वे जुड़े हैं
वह उनके संदर्भ समूह की भांति काम करता है। तो हम जिस समूह से जुड़े हुए रहते हैं वो हमारा संदर्भ समूह कहलाता है, क्योंकि हमसे अपेक्षाएं भी वैसे ही की जाती हैं। अब संदर्भ समूह रियल में होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है कि आखिर में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, हमारी किस तरीके की इच्छाएं होनी चाहिए, हमें आखिर में क्या प्राप्त करना है, हमें उसे कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए एक संदर्भ समूह का होना आवश्यक होता है। संदर्भ समूह ही व्यक्ति को बताता है कि उसका काम गलत है अथवा सही है। इससे यह तथ्य भी सामने आता है कि उसका सदस्यता समूह अर्थात जिससे वह जुड़ा हुआ है वही उसका संदर्भ समूह है। जैसे कि परिवार है, परिवार में भी संदर्भ समूह हो सकते हैं, क्योंकि परिवार का हो सकते हैं कि जैसे दादाजी हैं, दादाजी को जब पोता या पोती देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काश हम भी दादाजी की तरह होते, हम उनकी तरह पढ़ेंगे, हम उनकी तरह से व्यवहार करेंगे, उनके हम कॉपी करेंगे और उन्हीं की तरह फिर जीवन जिएंगे। तो वो उनके लिए एक संदर्भ समूह की तरह काम करते हैं। केवल सदस्यता समूह ही नहीं बल्कि गैर सदस्यता समूह भी संदर्भ समूह की तरह काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम जिस समूह के सदस्य हैं सिर्फ वही हमारे लिए संदर्भ समूह हो सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि हम जिस समूह के सदस्य नहीं हैं, ऐसा समूह जिसके हम सदस्य नहीं वो दूसरा समूह है, वो भी हमारे लिए संदर्भ समूह हो सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि अगर देखें, मर्ट ने बहुत ही बारीकी से इस बात को समझा है कि संदर्भ समूह जो हमारा अपना खुद के सदस्यों के बीच में होता है तो उनके बारे में तो हम जानते हैं और जैसे उनके विचार होते हैं वैसी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम डॉक्टरों के बीच में रहते हैं या इंजीनियर्स के बीच में रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी बड़े होके इन्हीं लोगों की तरह इंजीनियर्स बनना है। जैसे कि मैं अपना एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग 6-7 साल की थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और मुझे याद है कि बहुत बारिश हो रही थी और उस समय एक हमारे घर के सामने एक टैक्सी जो जीप होती है वो आके रुकी और चूँकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि टैक्सी वो आगे को चल नहीं सकती थी, इसलिए वहीं पे रोक के और वहाँ से उस टैक्सी में से बहुत सारे बच्चे बाहर निकले और चूँकि हमारा ही घर सामने था तो उसमें सारे बच्चे आके और फिर वहीं पे रुक गए। उनके साथ 1-2 टीचर भी थे। तो फिर बातचीत होने लगी मेरे पिताजी से। फिर बाद में पता चला कि ये सारे बच्चे जो थे वो नवोदय स्कूल के थे और मैं उनको देख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, हालांकि मेरे परिवार के सारे सदस्य वहीं पे हैं और एक छोटे से बच्चे को ये कल्पना करना कि मैं इन लोगों से दूर रहूँगा, कैसे रहूँगा पता नहीं है। लेकिन मैं उनको देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं एक दिन ऐसा आए कि इनकी उम्र में मैं आ जाऊं और उसके बाद से मैं भी नवोदय स्कूल में पढ़ूंगी। तो मैं ऐसा सोचने लगी थी उस समय से। फिर बाद में पता चला कि मैं जब प्राइमरी में मैं गई थी पढ़ने के लिए और फिर उसके बाद से मेरा नवोदय का फॉर्म भी भरने वाला था, लेकिन उस समय ऐसा कोइंसिडेंट बना या संयोग कह सकते हैं बना कि जो कि एक मिनिमम जो एज होती है, न्यूनतम आयु जो होती है, उसमें मेरा 3 महीने कम पड़ गया। फिर पापा मेरे बोले कि नहीं, तुम्हारा 1 साल फिर से बर्बाद हो जाएगा अगर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्लान करेंगे तो इसलिए सॉरी, जैसे पढ़ाई चल रही है वैसे चलने दो, फिर हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे। तो ये होता है संदर्भ समूह। मैंने एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल अपनी घटना से मैंने आप लोगों को बताया। तो इसी को हम संदर्भ समूह कहते हैं कि सामने वाले की जो गैर सदस्यता ग्रुप है, मैं उस ग्रुप की या उस समूह की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा देख के उनको लग रहा है कि मुझे
काश इनके जैसा अवसर मिलता, मैं उनके जैसे बनती। तो ये जो होता है संदर्भ समूह का कॉन्सेप्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही सदस्य समूह में ही हो, बल्कि गैर सदस्य समूह में भी संदर्भ समूह हमको देखने को मिलता है। केवल अपने समूह के सदस्यों की दृष्टि से नहीं, बल्कि दूसरे समूह के लोगों की दृष्टि से स्वयं को परखा जाता है। तो यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ अपने समूह के सदस्यों की दृष्टि से अपने आप को नहीं परखते हैं, बल्कि दूसरे समूह के जो लोग होते हैं उनसे भी हम अपने आप को परखते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छे से अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी है, मान लेते हैं कि एक ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ने में बहुत बिजी रहता है, नहीं मुझे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं आगे बहुत ही अच्छे से एक नौकरी पा सकूं। इस तरीके की वो मेहनत में लगा हुआ है। अचानक उसे दिखता है कि लगभग मेरी ही तरह का 20-22 साल का एक लड़का है जो कि एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, और उसको तो देखो देश दुनिया घूमने को मिलता है, उसको फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मिलता है, उसके जो न्यूज़ होते हैं वो न्यूज़पेपर में छपते हैं, उसको टीवी में दिखाया जाता है, और उसकी प्रसिद्धि कितनी ज़्यादा है, जबकि वो भी मेरे ही एज का है। तो देखो उसने पढ़ाई पता नहीं कितनी की नहीं की, लेकिन उसकी प्रसिद्धि कितनी है, और मैं यहाँ पे अपनी किताबों के बीच में पढ़ के, और मैं उस लाइफ को नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। तो ये जो एक फीलिंग है, ये जो है हमको दिखाता है कि हम खुद को दूसरे के अनुसार भी परखते हैं कि आखिर में हमारी स्थिति क्या है। मर्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में इस संदर्भ समूह के सिद्धांत को विकसित किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट मिल रहा है कि संदर्भ समूह की अवधारणा जो है, इनकी एक यही बुक है कि सबसे ज़्यादा फेमस बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो इसी बुक में इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित किया है। अब यहाँ पे इनका एक और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, तुलनात्मक वंचन की अवधारणा, या फिर सापेक्ष वंचन की अवधारणा भी इसे कहते हैं। आखिर में तुलनात्मक वंचन की अवधारणा है क्या, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो तुलनात्मक वंचन पर मर्टन की समझ संदर्भ समूह और संदर्भ समूह के आचरण के विवेचन से जुड़ी हुई है। अर्थात अगर हम जब तक तुलनात्मक वंचन को नहीं समझेंगे या सापेक्ष वंचन को नहीं समझेंगे, तब तक हम संदर्भ समूह को नहीं समझ सकते हैं। इसके बिना संदर्भ समूह के बारे में समझ अधूरी रहेगी। मर्टन ने 1949 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस से प्रकाशित, यहाँ पे नहीं है, द अमेरिकन सोल्जर्स, आप लोगों को ये पता है, इसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति रही है। द सोल्जर के निष्कर्षों के विश्लेषण के दौरान तुलनात्मक वंचन का उल्लेख इन्होंने किया है। इस कृति में यह विवेचन करने का प्रयास किया गया था कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कि अमेरिकी सैनिक अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने भूमिका का निर्वहन और व्यावसायिक उपलब्धियों आदि का मूल्यांकन कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको कट कर दीजिए, अपने हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने बारे में क्या सोचते थे और अपनी भूमिका का निर्वहन और व्यावसायिक उपलब्धियों के बारे में वो अपना मूल्यांकन कैसे करते थे। तो इनकी जो ये बुक है द अमेरिकन सोल्जर्स, इसी का एक सार के रूप में बोले ब्रीफ इन्होंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन से यहाँ पे टाइप किया है, आप लोग ध्यान दीजिए। पूरी बुक का ब्रीफ यही है कि सेना के अविवाहित सैनिकों से अपनी तुलना करते हुए, बहुत ही ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा, इसमें दो स्थितियों की तुलना एक खुद अपने स्वयं व्यक्ति कर रहा है। सेना के अविवाहित सैनिकों से अपनी तुलना करते हुए विवाहित जवान यह महसूस करता था कि फौज में भर्ती होने से और विवाहित लोगों की अपेक्षा वह अधिक त्याग करता है।
अब यहाँ पे अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे विवाहित सैनिक, ये विवाहित सैनिक है, और इस ओर अगर देखा जाए तो ये है अविवाहित सैनिक। और यहाँ पे अगर दूसरी साइड में देखा जाए तो जो विवाहित लोग हैं अर्थात जो नॉर्मल एक सिविलियन हैं उनकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो विवाहित सैनिक है वो तुलना ये कर रहा है अविवाहित सैनिकों से। किस प्रकार से? ये देख रहा है कि ये लोग तो अविवाहित सैनिक हैं, इनके पास फ्रीडम है, आज़ादी है, इनको परिवार की जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है, ये आराम से मौज मस्ती से अपना जीवन जी रहे हैं, और मैं उनकी तुलना में इस प्रकार की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। देखो ये कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और मैं इधर अपने बीवी के, बच्चों के बहुत सारे टेंशन हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इनके मन में आता है। वहीं पे ये दूसरी तरफ उन लोगों को भी देखता है जो विवाहित नॉर्मल लोग हैं। तो वो ये देखता है कि मैं विवाहित तो हूँ लेकिन मैं एक सैनिक हूँ जो कि अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता है, अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकता हूँ, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ जैसे कि एक नॉर्मल विवाहित लोग जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ अपना जीवन हर सुख दुख में साथ हैं। इस तरीके की ज़िंदगी इनकी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो विवाहित सैनिक है वो इनसे भी तुलना करके अपने आप को सापेक्ष वंचन की भावना रख रहा है कि जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ ये इनको भी देख के सोच रहा है कि जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पर्सन है विवाहित सैनिक, इन दोनों से तुलना करते हुए अपने आप को तुलनात्मक वंचन कर रहा है, अर्थात दोनों से तुलना करते हुए अपने आप को इन दोनों सुविधाओं से वंचित पा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि विवाहित और सैनिकों से अपनी तुलना करते हुए यह सोच सकता था कि उसे उन बलिदानों की अपेक्षा की जा रही है जिससे कि वे लोग पूरी तरह से बचते रहें। अर्थात विवाहित लोग थोड़े न जाके सीमा पे लड़ते हैं, लेकिन जो विवाहित सैनिक हैं उनको जाके लड़ना पड़ता है। तो नॉर्मल सिविलियन जो है वो विवाहित है लेकिन वो आराम से है, लेकिन मैं आराम से नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं। इस प्रकार से तुलनात्मक वंचन की अवधारणा को मर्टन ने समझाया है। मर्टन के अनुसार यही स्थिति जो होती है वो तुलनात्मक वंचन की कहलाती है, अर्थात हम दूसरे से तुलना करके और देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हम ये नहीं देख रहे हैं, जो एक विवाहित सैनिक था वो ये नहीं देख रहा है कि हमारी जैसी जो अन्य विवाहित सैनिक हैं उनकी भी स्थिति हमारी जैसी है, हम उनसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो ये देख रहा है कि जो अविवाहित सैनिक हैं उनसे स्थिति हमारी उनके जैसी नहीं है, हमारी स्थिति बहुत बुरी है, और जो विवाहित नॉर्मल लोग हैं, सिविल लोग हैं, उनसे भी स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, हमें बहुत सारे बलिदान देने पड़ रहे हैं और बहुत सारे हमको सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। तो मर्टन ने कहा कि यही स्थिति जो होती है वो तुलनात्मक वंचन कहलाती है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रसन्नता तथा वंचन स्वयं से परिपूर्ण नहीं होते हैं। ये जो लाइन है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोग देखेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप लोग फील करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से कभी दुखी नहीं होता है। वो दुखी होता है या खुश होता है तो दूसरों से तुलना करके होता है, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो जब हम तुलना करेंगे ही नहीं तो हमारी खुशी या हमारी दुख का कोई कारण ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन कारण की उत्पत्ति ही वहीं से होती है जहाँ पे हम तुलना करते हैं। विवाहित सैनिक की चिंता देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि विवाहित सैनिक की चिंता यह नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा
गलत हो गया है कि उसे क्या मिलता है। ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि विवाहित सैनिक की चिंता ये नहीं है कि उसे क्या मिलता है, और उसके जैसे, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, उसके जैसे दूसरे विवाहित सैनिकों को क्या प्राप्त होता है। इसकी बजाय उसकी चिंता यह है कि वह किस चीज़ से वंचित हो रहा है, अर्थात उसे कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं मिल रही है। वह जानता है कि उसके और विवाहित साथ ही तुलनात्मक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। तो सॉरी, उसके अविवाहित है, ये थोड़ा सा लग रहा है ऑटोमेटिक को ले लिया है, प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा। अविवाहित जो साथी हैं ये तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा स्वतंत्र हैं। आप लोग भावार्थ को समझिए कि जो विवाहित जो सैनिक है वो ये नहीं सोच रहा है कि हमारे बाकी जो साथी हैं विवाहित सैनिक हैं उनके साथ क्या है, बल्कि वो ये सोच रहा है कि जो अविवाहित सैनिक हैं वो ज़्यादा स्वतंत्र हैं और वो ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। इस प्रकार विवाहित सैनिक उस प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित है जिसका उसके अविवाहित सैनिक या साथी आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा आप लोग, मिस टाइपिंग हो गई है। एक्चुअली इतने सारे मुझे पेजेस टाइप करने पड़ते हैं तो कहीं कहीं पे वो ध्यान से उतर जाता है। मैं ऐसे पढ़ती जा रही थी, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं एक एक लाइन को जब केयरफुली रीड कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसको आप लोग समझ चुके हैं, मैंने बता भी दिया है कहाँ पे क्या गलती है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इग्नू के बुक में एक यहाँ पे चित्र दिया गया है तुलनात्मक वंचन की अवधारणा। इसको आप लोग समझिए कि जैसे ये जो व्यक्ति है पैदल बोझ जो भी है अपना फल की टोकरी लिया हो या जो भी बेचने का सामान लिया है, तो ये सोच रहा है कि अरे कितनी खुशी होती मुझे अगर मेरे पास भी इस आदमी की तरह साइकिल होती। तो इस व्यक्ति के पास साइकिल नहीं है, साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, वो सक्षम नहीं है उसमें। तो ये व्यक्ति किसके सपने देख रहा है, ये सोच रहा है कि काश मेरे पास भी इस व्यक्ति की तरह एक साइकिल होती। वहीं पे ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति सोच रहा है कि काश मेरे पास उनकी जैसी गाड़ी होती। तो ये व्यक्ति अपनी तुलना इससे नहीं करके देख रहा है, बल्कि यहाँ देख रहा है कि ये महिला जो कार से उतर रही है, काश ऐसी ही गाड़ी या कार मेरे पास होती। यही तुलनात्मक वंचन की अवधारणा है कि जो हमारे पास नहीं है, जिससे हम वंचित हैं, उसको हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ से वंचित हैं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। उम्मीद है कि अभी आप लोगों को तुलनात्मक वंचन या फिर सापेक्ष वंचन की जो अवधारणा है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। समूह और समूह सदस्यता की अवधारणा, आखिर में समूह क्या होता है और समूह सदस्यता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मर्टन ने समूह तथा समूह सदस्यता की 3 विशेषताएं बताई हैं। ये सारे अगर बोलें कि जो एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट्स बेस्ड नहीं होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, उनमें इन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एग्ज़ाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए एक बार अच्छे से कि मर्टन ने समूह तथा समूह सदस्यता की 3 विशेषताएं कौन सी बताई हैं। तो पहले इन्होंने बताया कि परस्पर संपर्क की आवृत्ति, लोग कितनी बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये जो है एक दूसरे से मिलने की आवृत्ति कितनी है, कितनी बार लोग मिल रहे हैं, पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा होता है सक्रिय संपर्क में आने वाले लोग स्वयं को सदस्य के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात मिल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि 2 लोग एक पास खड़े हैं और उनको हम बोलेंगे कि हाँ इनका आपस में संपर्क हो रहा है, बल्कि एक सक्रिय संपर्क होनी चाहिए, यानी बातचीत हो रही है, उसका एक सकारात्मक रूप हमें दिख रहा है। और ऐसे ही जो दोनों लोग मिल रहे हैं या बाकी सदस्य एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो उस सदस्य
जो समूह है उसके सदस्य के रूप में अपने आप को फील कर रहे हैं। तभी तो मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। अगर हम कहीं किसी अपने दोस्त के घर जाते हैं तो इसीलिए बार बार जाते हैं क्योंकि हमें अपनापन सा लगता है, और फिर हम जाते हैं, अपनी बहुत सारी बातें उनसे शेयर करते हैं, फिर उनकी बातें सुनते हैं और फिर आते हैं। फिर कुछ समय होता है, फिर हम लोग जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक उस ग्रुप के मेंबर के रूप में अपने आप को फील करते हैं। और तीसरी पॉइंट है कि एक दूसरे के साथ सक्रिय संपर्क में रहने वाले लोगों को अन्य लोग समूह से संबंधित बताते हैं। अर्थात जो दूसरे लोग हैं वो भी बताते हैं कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे से, ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं। अब अन्य लोगों में कौन हो सकते हैं? तो अन्य लोगों में समूह के सदस्य भी हो सकते हैं और गैर सदस्य दोनों शामिल होते हैं। समूह किस प्रकार से सामूहिकताओं एवं सामाजिक श्रेणियों से भिन्न है, यहाँ पे ये समझेंगे हम लोग कि आखिर में सामूहिकता किसे कहते हैं, अर्थात कलेक्टिवनेस, और जो सामाजिक श्रेणी है ये क्या होती है। इन दोनों से समूह को क्या, कैसे हम भिन्न करेंगे। आखिर में समूह, सामाजिक, सामूहिकता और सामाजिक श्रेणी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। यह सही है कि सभी सामूहिकताएं हैं, किंतु सभी सामूहिकताएं अनिवार्यतः समूह नहीं होते हैं। अर्थात अगर हम कलेक्टिवनेस की बात करें कि हाँ, एक पास अगर हम सिर्फ कलेक्ट हो गए हैं तो क्या वो समूह फॉर्म होता है? नहीं होता है। सबसे पहले ही अगर हम लोग समूह की बात किए हैं, मर्टन ने जो एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो समूह जो होता है, जो लोगों के संबंधों का ताना बाना होता है, उसी को समूह कहते हैं। तो सिर्फ एक ऐसे भीड़ में इकट्ठे खड़े हो जाएं लोग, तो क्या हम उसे समूह कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके में संबंध नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन सामूहिकताओं में सदस्यों के बीच सक्रिय संपर्क का अभाव होता है वे समूह नहीं कहलाते हैं। अर्थात जो सामूहिकता है उसमें एक सक्रिय संपर्क जब आता है तभी हम उसे समूह कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए राष्ट्र जो होता है एक सामूहिकता है। इसको आप लोग समझिए कि कैसे ये समूह से अलग है। राष्ट्र एक सामूहिकता है, समूह नहीं, क्योंकि राष्ट्र से संबंधित सभी लोग एक दूसरे से सक्रिय संपर्क नहीं करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि जो लोग केरल में हैं, अगर कन्याकुमारी में बैठे हैं तमिलनाडु में, तो फिर वो जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को जानता भी नहीं है। लेकिन अगर सामूहिकता की बात करें तो देखें तो सभी के सभी लोग एक ही समूह के या एक ही राष्ट्र के, ये बोलेंगे एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से सामूहिकता के रूप में राष्ट्र में समूह तथा उपसमूह होते हैं। मीन्स सामूहिकता के रूप में राष्ट्र है। अगर हम यहाँ पे देख लें, एक समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक ये हमारा राष्ट्र है, ये राष्ट्र है। इसमें हम मान लेते हैं, इसी को हम मान लेते हैं कि सामूहिकता है, ये सामूहिकता है। अब इसमें बहुत सारे समूह हो सकते हैं और बहुत सारे उपसमूह हो सकते हैं। तो इसको आप लोग समझिएगा कि सामूहिकता एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसी राष्ट्र के भीतर बहुत सारे समूह हो सकते हैं, बहुत सारे उपसमूह भी हो सकते हैं। सामाजिक श्रेणियाँ क्या होती हैं? सामाजिक श्रेणियाँ सामाजिक परिस्थितियों का समुच्चय होती हैं। तो सामाजिक श्रेणियाँ जो होती हैं वो सामाजिक परिस्थिति, समाज में किसी की परिस्थिति क्या होती है, इनका एक समुच्चय, एक गुच्छा होता है, जिनके धारकों में सक्रिय संपर्क नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं एक ही लिंग के लोग। अगर एक ही लिंग के लोग ले लें, महिला वर्ग अलग है, पुरुष लोग अलग हैं, लेकिन क्या महिला वर्ग में सारी महिलाओं का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, सक्रिय संपर्क है? नहीं है। लेकिन ये हमारी सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं अलग अलग वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। एक पुरुष वर्ग हो जाता है, एक महिला वर्ग हो जाता है। वहीं पे अगर आय की बात करें कि किस प्रकार से किसकी कितनी आय है, उसके आय है उसके हिसाब से वर्ग में विभाजित हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग विवाहित हैं, अविवाहित हैं, इस तरीके से सामाजिक श्रेणियाँ होती हैं जो कि समूह नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से समूह में हम देखेंगे तो समूह में जागरूकता पाई जाती है, और इस प्रकार से सामूहिकता और सामाजिक श्रेणियों से समूह जो होता है वो भिन्न होता है।
गैर सदस्यता की अवधारणा। तो गैर सदस्यता आखिर में क्या होता है? मर्टन ने कहा है कि इस तथ्य में कोई नई बात नहीं है कि लोग अपने ही समूह के अनुकूल आचरण करते हैं। जैसे समूह में लोग होते हैं उसी के अनुसार आचरण करते हैं, किंतु संदर्भ समूह का अध्ययन इस कारण दिलचस्प बन जाता है कि लोग अपने आचरण तथा मूल्यांकनों के निर्धारण के लिए अक्सर अपने समूह से भिन्न अन्य समूह के अनुकूल अपने को ढालते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ये मर्टन के द्वारा कहा हुआ कथन है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो लोग अपने आचरण और मूल्यांकनों के निर्धारण के लिए अक्सर करके जिस ग्रुप के वो लोग सदस्य नहीं होते हैं बल्कि अन्य जो समूह होता है उसके अनुकूल अपने आप को ढालते हैं। वास्तव में गैर सदस्य वे हैं जो सदस्यता की सक्रिय संपर्क तथा परिभाषा संबंधी कसौटियों पर खरे नहीं उतरते, परंतु जैसा कि मर्टन की मान्यता है सभी गैर सदस्य एक ही प्रकार के नहीं होते। मोटे तौर पर गैर सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो गैर सदस्य होते हैं इनकी 3 श्रेणियां होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला जो श्रेणी आता है वो ये है कि कुछ लोग समूह की सदस्यता की कामना कर सकते हैं। दूसरा है अन्य लोग इस प्रकार के संबंध के प्रति उदासीन रहते हैं। और तीसरा है कि कुछ और ऐसे भी हो सकते हैं जो समूह से असंबद्ध रहने को प्रेरित रहें। अच्छा, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हो सकता है कि ये तीनों जो पॉइंट हैं, तीनों श्रेणियां हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हूँ या कंफ्यूज कर रही हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री का कोई मालिक है। आप लोग इमेजिन करिए, सोचिए। वहीं पे दूसरा वहाँ पे अगर देखा जाए तो श्रमिक वर्ग है। मालिक है, श्रमिक वर्ग है, बहुत सारे श्रमिक हैं जो कि उस फैक्ट्री में काम करते हैं। पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि कुछ लोग समूह की सदस्यता की कामना कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए कार्ल मार्क्स की अवधारणा को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये पाएंगे कि मालिक को पहले से ये पता है कि जो श्रमिक वर्ग होता है, कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, अगर कार्ल मार्क्स को उसने समझा है या मार्क्सिस्ट विचारधारा क्या है उसको समझा है तो वो सोचेगा कि श्रमिकों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनके सामने आऊं कि जो कि उनकी भावनाओं को समझ सके और उनकी फीलिंग को समझूं। मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुविधाएं प्रदान करूं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो कम से कम हो या न के बराबर हो। जब हम उनके बीच में रह के उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनकी हर एक समस्याओं को सुलझाएंगे तो हमारे बीच में संघर्ष नहीं होगा। तो पहला कंडीशन इस मालिक की ये निकल के आती है कि कुछ लोग समूह की सदस्यता की कामना करते हैं। जो श्रमिक वर्ग है उसमें ये एक सदस्य की तरह बन के और उन श्रमिक वर्गों के बीच में रह के समझना चाहता है कि हाँ, मेरा काम तभी निकल पाएगा जब हम इनकी समस्याओं को समझेंगे और सही से उसका निवारण करेंगे। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी अब हम लोग देखते हैं कि अन्य लोग इस प्रकार के संबंध के प्रति उदासीन हो सकते हैं कि उनको जैसे मालिक है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है श्रमिक वर्ग के क्या स्थिति है, नहीं है, उसको सैलरी कितनी मिल रही है, नहीं मिल रही है, या फिर उसके कोई अपनी पर्सनल समस्या है, नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको बस ये है कि हाँ, वो अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना देख रहा है, अपनी फैक्ट्री को संभाले हुए है, उसको आउटपुट मिलने से मतलब है। जो भी श्रमिक वर्ग है वो पूरा का पूरा काम करे और श्रमिक वर्ग कैसे है, नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा जो वर्ग है कि वो उनके प्रति उदासीन रहता है, कोई लेना देना नहीं है। तीसरा कैटेगरी हो ऐसे है कि कुछ और ऐसे भी हो सकते हैं जो समूह से असंबद्ध रहने को प्रेरित हों, अर्थात वो उनसे जुड़े नहीं रहने चाहते हैं। सोचेंगे कि तीसरा वर्ग की बात कर रहे हैं कि मालिक सोच रहा है ये तो श्रमिक हैं और इनकी बहुत सारी अपनी खुद की समस्याएं हैं, मैं एक समझने जाऊंगा ये 4 और हमारे पे थोप देंगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर तो मैं इनकी समस्याओं को ही समझता रह जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी। इसलिए इन लोगों से जितना ही दूर रहो
उतनी ही ज़्यादा सही है। मुझे इन लोगों के पचड़े में ही नहीं पड़ना है, मुझे इनके बारे में समझना ही नहीं है कि आखिर में ये क्या सोचते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इनसे जितनी हो सके उतनी दूरी बना के रखूं तो ही मेरे लिए सही है। तो ये कैटेगरी जो है ये तीसरे वर्ग की है। उम्मीद है कि एक मालिक के श्रमिक वर्ग से इन तीनों प्रकार के व्यवहारों के बारे में आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, जो कि इन्होंने कहा है कि गैर सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। क्यों गैर सदस्य? क्योंकि मालिक मालिक है और श्रमिक वर्ग श्रमिक वर्ग है। मालिक जो है उसके लिए श्रमिक वर्ग जो है वो गैर सदस्य हैं। वो श्रमिक वर्ग में नहीं है मालिक, वो उसके जो श्रमिक वर्ग का जो समूह है उसमें वो नहीं है, तो इसलिए वो उसके लिए गैर सदस्य का काम कर रहा है। तो ये गैर सदस्य की 3 श्रेणियां हैं, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल से समझाया कि एक मालिक किस प्रकार से श्रमिक वर्ग से व्यवहार कर सकता है। प्रत्याशी समाजीकरण। प्रत्याशी समाजीकरण क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा समझ लेंगे। प्रत्याशी समाजीकरण का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि व्यक्ति जो इन फ्यूचर में भविष्य में उसको वैसा बनना होता है और उसकी वो पहले से ही प्रैक्टिस करने लगता है कि मुझे इस तरीके से रहना है, करना है, तो उस प्रकार का जो समाजीकरण सोशलाइजेशन होता है उसी को प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। यह एक तरह से उस समूह के लिए स्वयं को तैयार करना है जिससे वह व्यक्ति जुड़ा हुआ तो नहीं हो किंतु उसका सदस्य बनना चाहता हो। अब जैसे मान लेते हैं संदर्भ समूह के सिद्धांत में ये सारे चल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए प्रत्याशी समाजीकरण तभी हम कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही तभी निकल के आता है कि जब हम दूसरे जो हमारा संदर्भ समूह है उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। अभी सदस्य नहीं है लेकिन उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, इसलिए ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम इनके जैसा बने और उस तरीके से वो कुछ हम अपने विचारों में चेंजेस ला रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं। और अगर कल दिन हम उनके जैसा बन जाएंगे तो हमें उस चीज़ को अपनाने में बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। यह किसी गैर सदस्यता संदर्भ समूह के मूल्यों तथा जीवन शैली को अपनाने के समान होता है। मर्टन का कहना है कि प्रत्याशी समाजीकरण से व्यक्ति विशेष को 2 तरह से लाभ हो सकता है। ये 2 लाभ कौन से होते हैं? एक तो उसे समूह में ऊंचा उठने में मदद मिलती है और दूसरे उस समूह का हिस्सा बन जाने के पश्चात स्वयं को उसके स्वरूप में ढालना सरल हो जाता है। जैसे कि एक मैं बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कोई एक लड़का है, मानते हैं कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ पे वो बच्चा रहता है और वो चाहे कहीं भी हो सकता है टीवी में देख ले कि वो देख रहा है कि कोई एक जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि अगर हम लोगों के लिए फॉर एग्जांपल अगर देख लें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुई, या फिर अगर JNU की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, ऐसे अगर बढ़ते जाएं हम तो, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारे जो सपने होते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं कि काश मैं यहाँ पढ़ूँ, इस तरीके से मैं उन लोगों की तरह रहूं, उन लोगों की तरह से लाइफ स्टाइल हो। तो एक जो ग्रामीण पिछड़ा हुआ बच्चा है और वो देख रहा है कि ये बच्चे क्या बच्चे हैं, इनकी यूनिफॉर्म कितने अच्छे होते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, इनकी बात करने के तरीके कितने अच्छे होते हैं, इनकी जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं वो कितनी अच्छी हैं, काश मुझे कभी ऐसा मौका मिले कि मैं भी वहाँ पे जाके पढूं, मैं इनके जैसा बनूं। और इस प्रकार से अगर मान लेते हैं किस्मत साथ दे दे, बच्चा मेहनत करते जा रहा है और उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला और जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को वो सोच रहा था कि उन्हीं के बच्चों के जैसा मैं भी बनूं, और उसने वहाँ का एंट्रेंस निकाल लिया, उसने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो चूँकि वो पहले से ही अपने आप को उसमें ढाल रहा था कि मुझे अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल रखनी है, मुझे अपनी ऐसे जीवन शैली जो है, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, सब वैसे ही मुझे अपना ढालना है, वो पहले से प्रैक्टिस में था उसके। तो जैसे ही वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होगी, जो जीवन जीने के तरीके होंगे, उसको अपनाने में उसे काफ़ी सहूलियत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसी को हम प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं।
अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि या तो बच्चा जाएगा वहाँ पे, अगर जाता है तो वो सकारात्मक हो गया, सकारात्मक संदर्भ समूह। लेकिन अगर वो वहाँ पे, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ नहीं जाना चाहता हो और कोई ज़बरदस्ती वहाँ भेजना चाह रहा है, तो वो उसके लिए नकारात्मक संदर्भ समूह हो जाएगा। अब यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये एक कोट है, कथन है मर्टन का, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि इग्नू के बुक में दिया हुआ है। ये कथन ये है कि सकारात्मक प्रकार के समूह के प्रतिमानों तथा मानकों का अभिप्रेरणात्मक आत्मसात किया जाता है और वह स्वयं के मूल्यांकन का आधार होता है। कुल मिला के ये है कि जिस समूह को देख के हमें ये लगता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, वो हमारे लिए सकारात्मक संदर्भ समूह है। लेकिन जिस ग्रुप को हमें देख के लगता है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए, वो हमारे लिए नकारात्मक संदर्भ समूह है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर चोर का ग्रुप दिख रहा है और अगर वो व्यक्ति चोर ही बनना चाहता है, तो जो चोर का ग्रुप है वो उसके लिए सकारात्मक संदर्भ समूह है, क्योंकि वो चोर बनना चाहता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति चोर नहीं बनना चाहता है, तो वो जो चोर का ग्रुप है वो उसके लिए नकारात्मक संदर्भ समूह होगा, क्योंकि वो उसे बिल्कुल नहीं अपनाना चाहता है, इसलिए वो उसके लिए नकारात्मक संदर्भ समूह होगा। जबकि नकारात्मक प्रकार में अस्वीकृति का भाव निहित होता है, क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जिसमें प्रतिमानों की अस्वीकृति ही नहीं बल्कि विपरीत प्रतिमानों की रचना भी शामिल होती है कि हम वैसा तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, बल्कि हम ऐसा बनेंगे, हमको ऐसे जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिर्फ अस्वीकृति नहीं होती है प्रतिमानों की, बल्कि नए या विपरीत प्रतिमानों की रचना भी शामिल होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अच्छे समझाने की कोशिश की हूँ। प्रत्याशी समाजीकरण, नकारात्मक सकारात्मक संदर्भ समूह की जो अवधारणा है ये आखिर में क्या होती है, इसमें बहुत ही माइनर बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग समझे, और इसी के आगे हम लोग संदर्भ समूह से संबंधित एक और बनेगा जो लेक्चर है, और उसमें हम लोग इससे और भी कुछ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रस्थिति पटल की बात की गई है, भूमिका बहुविध भूमिका की बात की गई, इस तरीके की बहुत ऐसी कॉन्सेप्ट जो हैं और भी मर्टन ने दी है, तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, मुझे कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।